दोस्तों, आज हम ऐसे इंसान के बारे में बात करेंगे जो एक खतरनाक रेगिस्तान में फंस गया और उसको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ा कि वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। प्यास लगने पर चमगादड़ का खून पीना पड़ा और भूख लगने पर कीड़ा मकोड़ा खाना पड़ा और दिन में 50 डिग्री की धूप में उगलती आग उसके शरीर को जला देती और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंडी। अगर आपको कहा जाए कि आपको 250 किलोमीटर दौड़ना है, वो भी कोई सामान्य मैदान में नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक रेगिस्तान सहारा डेजर्ट में, और रास्ते में न कोई पेड़, न पानी, न इंसान, सिर्फ रेत, रेत और रेत। क्या आप ऐसी दौड़ की कल्पना कर सकते हैं? लेकिन एक इटालियन रेसर ने इसे सच में किया। उसका नाम था माउरो प्रॉस्पेरी। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखना और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि ये आपके लिए फ्री रहता है। दोस्तों, साल था 1994। मैराथन डे साबलेस दुनिया की सबसे खतरनाक और कठिन अल्ट्रा मैराथन मानी जाती है। ये हर साल सहारा डेजर्ट मोरक्को में होती है। इसका नाम है द टफेस्ट फुट रेस ऑन अर्थ, यानी दुनिया का सबसे कठिन दौड़, क्योंकि इस रेस में रेसर को लगभग 250 किलोमीटर रेगिस्तान में दौड़ना होता है। इसके नियम ये हैं कि अपना खाना और अपना सरवाइव करने की चीजें अपने साथ लिए रहे। माउरो प्रॉस्पेरी के लिए ये रेस सिर्फ खेल नहीं थी बल्कि एक सपना था। 5 अप्रैल 1994 सुबह का समय करीब 135 रेसर दुनिया के अलग अलग हिस्सों से सहारा डेजर्ट में इकट्ठा हुए। सबके कंधों पर भारी बैग था। रेगिस्तान की तपती रेत उनके पैरों को झुलसा रही थी। स्टार्टिंग सिग्नल बजा और सब दौड़ पड़े। धूल और रेत उड़ने लगी। किसी के चेहरे पर पसीना था, किसी की आंखों में डर, लेकिन माउरो तेजी से आगे बढ़ते रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था कि ये रेस मैं हर हाल में पूरी करूंगा। रेस के पहले 2 दिन तो माउरो के अच्छे निकले। माउरो चेक पॉइंट्स तक पहुंचते रहे। पानी और थोड़े बहुत खाने से काम चलता रहा, लेकिन प्रकृति को ये सब मंजूर नहीं था। तीसरे दिन सहारा ने अपना असली रंग दिखाया। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, हवा का झोंका आया और देखते ही देखते रेत का तूफान आ गया। आंखों के सामने कुछ भी नहीं दिख रहा था। रेत इतनी तेज उड़ रही थी जैसे लाखों सुइयां चुभ रही हूं। आवाज इतनी खतरनाक कि दिल दहल जाए। माउरो ने अपने चेहरे को ढक लिया और दौड़ते रहे, क्योंकि ऑर्गेनाइजर्स ने पहले ही चेतावनी दी थी, तूफान में रुकना मत वरना दब जाओगे। लेकिन माउरो को ये नहीं पता था कि इस तूफान के बाद उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। आपने देखा कि माउरो प्रॉस्पेरी दुनिया की सबसे कठिन दौड़ मैराथन डे साबले में हिस्सा लेते हैं। रेस के बीच अचानक सहारा का खतरनाक तूफान आता है और उनके लिए वो तूफान उनके जिंदगी का खतरा बन गया था। कई घंटों तक माउरो प्रॉस्पेरी चले उसी तूफान में। फिर जाकर तूफान शांत हुआ। माउरो ने चारों तरफ देखा, लेकिन हर बार की तरह सामने कोई चेक पॉइंट नहीं था, कोई रेसर नहीं, कोई ऑर्गेनाइजर नहीं, बस दूर दूर तक फैली हुई रेत। माउरो को अब एहसास हुआ कि वो गलत दिशा में निकल चुके हैं। रेगिस्तान में रास्ता खोना मतलब मौत के मुंह में जाना, क्योंकि वहाँ कोई निशान नहीं होता, कोई पेड़ नहीं, कोई छाया नहीं, सिर्फ अंतहीन रेत और जलता हुआ सूरज। माउरो को लगा कि अभी चेक पॉइंट आगे होगा, कुछ ही देर में वो चेक पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन असल में वो वहां से भटककर अल्जीरिया की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, यानी और गहराई में और अकेलेपन में। दौड़ते दौड़ते माउरो की पानी की बोतल आधे से भी कम रह गई थी। रेगिस्तान की गर्म हवा ने उनका गला सुखा दिया था। प्यास बुझाने के लिए उन्होंने अपनी लार निगलने की कोशिश की, लेकिन सहारा का सच ये है कि यहाँ इंसान की लार भी सूख जाती है। चलते चलते रात हो गई। अब वहीं डेजर्ट जगह में जहाँ दिन में 50 डिग्री की आग थी, रात में हड्डियों को जमा देने वाली ठंडी आ गई। आसमान पर तारे चमक रहे थे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी और रेगिस्तान के बीचों बीच फंसा अकेला इंसान माउरो प्रॉस्पेरी। उस रात उन्होंने पहली बार महसूस किया। उसने सोचा अब ये रेस उसके लिए दौड़ नहीं रही, ये जिंदगी और मौत की जंग बन चुकी है। सुबह हुई। माउरो ने सोचा अगर मैं चलता रहूंगा तो किसी बस्ती तक जरूर पहुंच जाऊंगा, लेकिन हर कदम पर वही नजारा, रेत के पहाड़, गर्म हवाएं और खालीपन, क्योंकि वो रेगिस्तान के बीचों बीच ऐसे जगह फंस गया था कि उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है। खाना और पानी लगभग खत्म होने लगा। माउरो के होंठ फट गए थे, चेहरा धूप से जलने लगा था, लेकिन उन्होंने खुद से कहा जब तक सांस है तब तक उम्मीद है। अभी तक हमने देखा कि तूफान के बाद माउरो रास्ता भटक गए थे। अब वो सहारा के बीच अकेले थे, न चेक पॉइंट, न साथी और न ही पर्याप्त पानी। माउरो के पास जो थोड़ी सी पानी की बोतल बची थी वो अब लगभग खत्म हो चुकी थी। हर कदम पर गला और सूखता जा रहा था। जीभ इतनी सूखी थी कि बोलना भी मुश्किल हो गया था। वो बहुत बुरी तरीके से फंस गया है। प्यास बुझाने के लिए माउरो ने पागलपन भरा तरीका अपनाया। उन्होंने अपना पेशाब पीना शुरू किया, क्योंकि उसके पास और कोई जीने का तरीका नहीं था। माउरो का चेहरा धूप से जल चुका था। होंठ फट के खून निकलने लगे थे।
रेगिस्तान की हवा ने उनके शरीर की सारी नमी खींच ली थी। अब मोरो जानते थे अगर उन्हें बचना है तो उन्हें कोई आश्रय ढूंढना होगा। और अगले दिन रेत के बीच उन्हें कुछ अजीब सा दिखा। एक टूटी फूटी इमारत, जैसे कोई पुराना मंदिर या श्राइन। मोरो लड़खड़ाते कदमों से उस मंदिर की ओर बढ़े। मंदिर की दीवारें टूटी हुई, छत आधी गिरी हुई और चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन मोरो के लिए वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी, क्योंकि वहां उन्हें धूप और गर्मी से बचने के लिए थोड़ी छाया मिली। उन्होंने भारी बैग उतारा और एक कोने में बैठकर पहली बार चैन की सांस ली। जैसे ही मोरो अंदर गए, उन्हें अजीब सी गंध और आवाजें सुनाई दी, और वो आवाजें चमगादड़ और कीड़ों मकोड़ों की थी। फिर उन्होंने पागलपन भरा फैसला लिया। उन्होंने एक चमगादड़ को पकड़ा और उसका खून पी लिया। हाँ, सुनने में डरावना और घिनौना है, लेकिन सर्वाइवल में यही मोरो का एकमात्र सहारा था। मंदिर की दरारों और कोनों में छोटे छोटे कीड़े और टिड्डे चिपके हुए थे। मोरो ने उन्हें भी पकड़कर खाना शुरू कर दिया। कभी टिड्डे, कभी छोटे कीड़े। हर कौर उन्हें घिन दिलाता था, लेकिन भूख इतनी थी कि घिन से ऊपर जिंदगी जीत गई। मंदिर ने मोरो को कुछ समय के लिए धूप और गर्मी से बचा लिया, लेकिन अंदर का अंधेरा और चमगादड़ों की आवाज उन्हें लगातार डराती रही। कभी मोरो बाहर निकलकर आसमान देखते, शायद कोई हेलीकॉप्टर दिखाई दे और मुझे यहाँ से लेकर जाए, लेकिन हर बार सिर्फ सुनसान रेत और अनंत खामोशी। एक रेगिस्तानी सांप, जहरीला और तेज, मोरो की ओर सरक रहा था। हर सांस के साथ मोरो का दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने जल्दी से अपनी छड़ी उठाई और सांप को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप ने हमला किया और मोरो को छलांग लगाकर खुद को बचाना पड़ा। ये पहली बार था कि मोरो को मौत का इतना करीब से सामना करना पड़ा। अगर रेस्क्यू नहीं आया तो उन्हें यहाँ से आगे बढ़ना ही होगा, लेकिन उनका शरीर अब बहुत कमजोर हो चुका था। भूख इतनी बढ़ चुकी थी कि मोरो ने फिर से छोटे कीड़े और टिड्डे खाना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सोचा कि अगर मैं इस मंदिर में रहूंगा तो मैं अपने घर तक कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। उन्होंने अपना बैग उठाया और निकल पड़े। मोरो के शरीर ने लगभग हार मान ली थी, लेकिन उनका मन, उम्मीद और जिद उन्हें आगे बढ़ा रहा था। कई घंटे चलने के बाद उसे एक तालाब दिखा। तालाब का पानी मोरो की आंखों के सामने चमक रहा था, लेकिन उनके पास शरीर की ताकत बिल्कुल नहीं बची थी। उन्होंने एक आखिरी कोशिश की, अपने बैग से थोड़े बची हुई चीजें और कीड़े खाए और फिर पानी की ओर बढ़े। हर कदम दर्द से भरपूर था, लेकिन उम्मीद ने मोरो को जिंदा रखा। आखिरकार वो तालाब के पास पहुंच गया और थोड़ा सा पानी तालाब से उठाकर पिया और पानी को अपने बोतल में रखा। ये पहली बार था जब मोरो ने महसूस किया कि वे शायद सच में जिंदा बच सकते हैं। और वहां पर कुछ पेड़ भी थे। उसने फैसला किया कि आज रात यहीं बिताना है। सुबह होते ही वो निकल पड़ा अपना बैग लेकर। मोरो ने रास्ते में छोटे सांप, छिपकली और रेगिस्तानी जीव देखे। हर कदम एक खतरे जैसा था, लेकिन उनकी जीवन की जिद ने उन्हें डर पर काबू पाया। उन्होंने छोटे कीड़े खाए और अपना पानी बचाकर पीते रहे। हर बूंद और हर कौर उनके जीवन का फैसला कर रहा था। मोरो फिर से रेगिस्तान में भटकने लगे। दिन में झुलसता सूरज और रात में हड्डियां जमा देने वाली ठंड। हर कदम पर लगता जैसे पैरों में चाकू चुभ रहा है। उनका शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि चलना भी मुश्किल था। धीरे धीरे मोरो का शरीर जवाब देने लगा। कुछ ही दिनों में उनका वजन 18 किलो तक घट गया। चेहरा धसा हुआ, आंखें गड्ढों में चली गईं, होंठ फटे और शरीर सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन गया। कई दिनों से बिना पानी और खाने के मोरो लड़खड़ाते हुए रेगिस्तान में आगे बढ़ रहे थे। मौत हर कदम उनका इंतजार कर रही थी। कभी वो गिर जाते, कभी घुटनों के बल रेत में रेंगने लगते। एक सुबह जब मोरो लगभग बेहोशी की हालत में चल रहे थे, उन्होंने रेत पर कुछ देखा कि जैसे किसी इंसान या जानवर ने हाल ही में गुजरा हो। उनकी आंखों में पहली बार चमक आई। मोरो ने उन निशानों का पीछा किया। सूरज ढल रहा था और उनका शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने सामने देखा कि रेत के बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। झोपड़ी के पास बकरियों के पैरों के निशान भी साफ दिख रहे थे। उस झोपड़ी को देखकर मोरो रो पड़े। कई दिनों बाद उन्हें पहली बार लगा कि मैं सच में बच सकता हूं। उन्होंने लड़खड़ाते कदमों से झोपड़ी तक पहुंचकर आवाज लगाई, हेल्प हेल्प, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हवा में खो गई। कुछ देर बाद झोपड़ी से एक नोमैड परिवार बाहर आया। उन्होंने मोरो को देखा, सूखा, जला हुआ, आधा मरा इंसान।
नोमैड्स ने उन्हें सहारा दिया, झोपड़ी के अंदर ले गए, उन्हें पानी पिलाया, बकरी का दूध दिया और खाने के लिए रोटी दी। कई दिनों बाद माउरो के होठों को ठंडा पानी छुआ। वो पल उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि उनका शरीर अब भी बेहद कमजोर था, लेकिन उनके दिल में अब एक नई ताकत जाग चुकी थी। नोमैड्स माउरो को अपने ऊंट के साथ रेगिस्तान के दूसरे हिस्से तक ले गए। माउरो को अल्जीरियन सीमा पर सैनिकों ने देख लिया। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि रेगिस्तान में कोई इंसान इतनी बुरी हालत में जिंदा कैसे हो सकता है। सैनिकों ने तुरंत उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया। उनका वजन 18 किलो कम हो गया था। उनके गुर्दे, किडनीज बुरी तरह खराब हो चुके थे, लेकिन चमत्कार यह था कि माउरो अब भी जिंदा थे। कई दिन हॉस्पिटल में इलाज के बाद धीरे धीरे उनकी हालत सुधरने लगी। जब माउरो की कहानी दुनिया के सामने आई तो हर जगह हंगामा मच गया। अखबारों और टीवी चैनलों ने इसे कहा द मिरेकल ऑफ सहारा।